नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद मारवाल और आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे अपवर्तन को लेकर कि अपवर्तन क्या होता है, किस कारण से अपवर्तन की घटना होती है, अपवर्तन की रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। इन सभी चीजों को लेकर हम डील करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपवर्तन होता क्या है, किस कारण से अपवर्तन होता है। तो दोस्तों, जो प्रकाश का जो वेग है वो हमने पिछले वीडियो में चर्चा की कि प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। प्रकाश का जो वेग है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। तो भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होने के कारण ही अपवर्तन की घटना हमें देखने को मिलती है। देखिए किस तरीके से, ये सपोज मैंने कोई मीडियम लिया, इसके ऊपर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि यहाँ हमारे पास हवा थी, ठीक है, और यहाँ है हमारे पास पानी। तो पानी को मैं कुछ इस तरीके से थोड़ा दिखा देता हूं। इसमें ये हमारे पास वाटर है। ठीक, सबसे पहले बात करें हवा, तो हवा एक प्रकार की गैस होती है और पानी जो है वो एक प्रकार का द्रव है। तो माध्यम की अगर हम बात करें तो माध्यम 2 प्रकार से बताए जाते हैं दोस्तों, एक विरल माध्यम और दूसरा सघन माध्यम। विरल माध्यम में कण दूर दूर होते हैं, जबकि सघन माध्यम के जो कण है वो पास पास होते हैं। तो मैं बात करूं कि पानी और हवा में कौन विरल है कौन सघन है, तो मैं कहूंगा हवा विरल है, क्योंकि गैस के कण दूर दूर होते हैं और जो पानी है वो गैस की तुलना में क्या है, थोड़ा सघन है। 2 माध्यम की हम तुलना करेंगे तभी हम बता सकते हैं कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। जैसे मैं कहूँ कि सर कोई मुझे पूछे कि सर पानी कैसा माध्यम है, तो भाई पानी को न सघन कह सकता न विरल कह सकता। हाँ, अगर पानी की तुलना अगर मैं जल से कर देता हूँ तो पानी सघन हो जाएगा। पानी की तुलना अगर मैं हवा से कर देता हूँ तो पानी तो सघन हो जाएगा और हवा कैसी हो जाएगी, विरल। लेकिन अगर मैं पानी की तुलना अगर कांच से करता हूँ तो हमारे पास फिर पानी विरल हो जाएगा और जो कांच है वो सघन हो जाएगा, क्योंकि कांच ठोस है और ठोस में माध्यम के कण, कांच के कण और ज्यादा पास पास होते हैं। तो 2 माध्यमों की तुलना से ही डिसाइड होता है कि माध्यम सघन है या विरल है। ठीक है, अब देखिए अपवर्तन में क्या होगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक नॉर्मल बनाता हूँ, यहाँ एक अभिलंब बनाता हूँ 90 डिग्री का कोण। इसको मैं कहूंगा दोस्तों अभिलंब। ये है हमारे पास अभिलंब। ये सपोज कोई प्रकाश की किरण आ रही है इस मीडियम की सतह पर। जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ आई, प्रकाश को दूसरा माध्यम मिला, प्रकाश को मिला पानी, हवा में ट्रेवल कर रही थी। जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ पहुंचती है, यहाँ इसको क्या मिला, पानी। तो देखिए माध्यम चेंज हो रहा है। हमने सीखा है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है, सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। जैसे ही ये किरण यहाँ विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसका वेग घट जाता है, और वेग घटने के कारण क्या होता है कि ये जो किरण है ये थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये सीधी की सीधी ना जाकर ये थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस घटना को ही हम बोलते हैं अपवर्तन। ये आपकी किरण थी और ये जो किरण है अपवर्तन की घटना हो गई, इसलिए इसको कहेंगे दोस्तों अपवर्तित किरण। ये हमारे पास है रिफ्रैक्टर रे, और ये जो बीम है इसको मैं कहूंगा आपतित किरण। ये हमारे पास है आपतित किरण है, और यहाँ से अपवर्तन के बाद जो किरण मिली हमें, इसको मैं कहूंगा अपवर्तित किरण। तो ये आपको समझ में आया होगा कि सर ये किरण यहाँ से मुड़ी क्यों, ये किरण सीधी की सीधी ट्रेवल क्यों नहीं करी, ये किरण यहाँ से मुड़ी क्यों। तो मुड़ने का कारण है दोस्तों प्रकाश का अलग अलग माध्यम में वेग अलग अलग होना। गैस के माध्यम में ज्यादा होता है, द्रव माध्यम में और कम होगा। अगर मैं माध्यम और ठोस ले लेता हूं तो वहां प्रकाश का वेग और ज्यादा कम हो जाता है। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होने के कारण ही जो है किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है, और इसी घटना को हम दोस्तों नाम देते हैं अपवर्तन। तो बात आती है कि अपवर्तन होता क्या है, अपवर्तन किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को सेपरेट करने वाली सतह पर अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब
या तो विलंब के पास आ जाएगी या विलंब से दूर हटेगी। इसी घटना को हम कहते हैं दोस्तों अपवर्तन। अब विलंब के पास कब आएगी, इसके लिए अगर मैं बात करूं, अगर कोई किरण विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जा रही है, अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो हमने सीखा कि उसका वेग क्या हो जाएगा, वेग उसका घट जाएगा, वेग कम हो जाएगा। और वेग जब कम होगा तो वो जो किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो जो किरण है वो अभिलंब के पास आ जाती है। याद रखेंगे दोस्त। दूसरा, अगर मैं इसका उल्टा अगर मैं बात करूं कि अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जा रही है, सघन से अगर विरल माध्यम में जा रही है, तो उसका वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब वेग बढ़ेगा तो वो अभिलंब से दूर चली जाएगी। तो इस स्थिति में जो प्रकाश की जो किरण है वो अभिलंब से दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक बेसिक चर्चा हुई कि सर अपवर्तन किसे कहते हैं। अगर हम बात अपवर्तन के नियमों की करें दोस्तों, तो अपवर्तन के भी दो नियम हैं। जैसे हमने पिछले वीडियोज में परावर्तन में दो नियम पढ़े थे, अपवर्तन के भी दो नियम हैं। अपवर्तन का फर्स्ट नियम देखिए क्या कहता है। अगर मैं फर्स्ट नियम की अगर बात करूं तो अपवर्तन का फर्स्ट नियम यह है कि जो आपतित किरण है, जो अपवर्तित किरण है और जो अभिलंब है, वो तीनों एक ही प्लेन में, ये बोर्ड पूरा का पूरा एक तल है, पूरा का पूरा एक तल है ये बोर्ड। ऐसा नहीं कि अपवर्तित किरण इस तल में नहीं है, इस बोर्ड से उठ के ऊपर आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। तीनों की तीनों एक ही तल में है, तीनों की तीनों को हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर ही बना रहे हैं। तो पहला नियम तो यही हो जाएगा कि हमारे पास जो आपतित किरण है, आपतित किरण, दूसरा मैं कहूं अपवर्तित किरण, और तीसरा हमारे पास बन गया दोस्तों अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो अभिलंब होते हैं वो तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अपवर्तन का पहला नियम। अपवर्तन का जो दूसरा नियम है दोस्तों वो स्नेल के नियम के नाम से जाना जाता है। अपवर्तन का दूसरा नियम जो है उसको हम बोलते हैं स्नेल का नियम, इसको हम कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है कि आपके पास जो आपतन कोण है I और जो अपवर्तन कोण है R, याद रखिए दोस्तों, यहाँ ये जो कोण बनेगा इसको मैं कहूंगा I, और यहाँ ये जो कोण बनेगा R, तो जो I है इसको तो मैं कहूंगा आपतन कोण। किस कोण पे किरण आपतित हो रही है, R जो है इसको मैं कहूंगा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो दोस्तों क्या अपवर्तन में दोनों कोण बराबर रह सकते हैं क्या? जितना कोण आई हो उतना ही कोण R बने, तो क्या किरण फिर अपने पद से विचलित होगी क्या? नहीं होगी। तो अपवर्तन में जैसा कि हमने परावर्तन के अंदर पढ़ा था कि नियमित परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, लेकिन क्या यहाँ दोनों कोण बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल कभी नहीं होंगे। दोनों कोण बराबर इसका मतलब फिर अपवर्तन की घटना होगी नहीं, किरण यहाँ से मुड़नी चाहिए, या तो पास आनी चाहिए या यहाँ से दूर जानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक बात थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी तो वेग घट रहा था, वेग घट रहा था, विलंब के क्या आ रही थी, पास। तो बोलो जो अभिलंब के पास में आई तो इस स्थिति में हमारे पास कोण जो R है वो तो छोटा हो जाएगा और कोण I हमारे पास बड़ा रहेगा। इधर देखिए सघन से विरल में, तो सघन से विरल में जाएगी तो उसका वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा इसका मतलब विलंब से दूर जाएगी, और जब विलंब से दूर जाएगी तो हमारे पास यहाँ पर कोण R, अपवर्तन कोण का मान ज्यादा हो जाएगा और आपतन कोण का मान हमारे पास कम रहेगा। ठीक है, हाँ हम बात कर रहे थे दूसरे नियम की, स्नेल के नियम की। अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो स्नेल के नियम के नाम से जाना जाता है, और स्नेल का नियम कहता है कि साइन I और जो साइन R है, आपतन कोण की ज्या, साइन थीटा को दोस्तों हिंदी में कहते हैं ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है उसको हम एक नियतांक से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं उसको? इसको हम कहते हैं एक नियतांक। तो ये जो नियम है यही जाना जाता है स्नेल के नियम के नाम से। अब हम बात करते हैं कि सर एक टर्म होती है अपवर्तन से संबंधित, अपवर्तनांक। ये जो साइन I बटा साइन R का जो अनुपात है, ये जो नियतांक है, इस नियतांक को हम बोलते हैं दोस्तों अपवर्तनांक। इस नियतांक को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अगर मैं बात अपवर्तनांक की परिभाषा की करूं कि सर अपवर्तनांक किसे कहते हैं, क्या होता है अपवर्तनांक, तो दोस्तों अपवर्तनांक का सीधा सीधा मतलब ये होता है
कि किसी किरण का वेग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है, इन दोनों का जो अनुपात है वो बताता है अपवर्तनांक। कि जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो उसका वेग कितना घटा या कितना बढ़ा, वो चीज हमारे पास कहलाती है अपवर्तनांक। उस चीज को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। जैसे मैं यहाँ बात करूं, अपवर्तनांक को दो तरीके से लिखूं। एक तो लिखा मैं N12। N12 का मतलब है पहले माध्यम में वेग, फर्स्ट माध्यम में वेग, और बटा बाद में 2 आ रहा है तो यहाँ लिखूंगा मैं सेकेंड माध्यम में वेग। इन दोनों का जो अनुपात है वो ही हमारे पास क्या कहलाता है दोस्तों? अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक का जो मान है वो माध्यम की प्रकृति और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करता है। जो अपवर्तनांक होता है N12 हमारे पास क्या है? अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो अपवर्तनांक जो होता है वो एक तो डिपेंड करता है माध्यम की प्रकृति पर और दूसरा डिपेंड करता है दोस्तों तरंगदैर्घ्य पर। तरंगदैर्घ्य को मैं दूसरे शब्दों में इसको रंग भी कह सकता हूँ। प्रकाश के अलग अलग रंगों का, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, अलग अलग रंगों का तरंगदैर्घ्य दोस्तों अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूं कि सर सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य कौन से रंग का होता है, तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों लाल रंग का। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य कौन से रंग का होता है, तो मैं कहूंगा लाल रंग का। सर कितना होता है, तो मैं कहूंगा 7800 एंगस्ट्रॉम, या फिर मैं कह दूंगा 780 नैनोमीटर। एक ही बात है दोस्तों, या तो एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर होता है और नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻9 मीटर। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10 मीटर और नैनोमीटर का मतलब 10⁻9 मीटर। तो कुछ भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है एग्जाम में। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है 7800 एंगस्ट्रॉम या फिर मैं कह दूं 780 नैनोमीटर। ये हो गया हमारे पास सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य कौन से रंग का होता है, तो मैं कहूंगा लाल रंग का। अगर मैं बात करूं कि तरंगदैर्घ्य सबसे कम कौन से कलर का होता है, सबसे कम किसका होता है, तो मैं कहूंगा बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। कितना होता है, तो मैं कहूंगा 3800 एंगस्ट्रॉम कह दो या फिर आप बोल दो 380 नैनोमीटर, एक ही बात है। तो यहां हमने सीखा कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य कौन से रंग का होता है, तो हम कहेंगे लाल रंग का होता है। कितना होता है, तो हम कहेंगे 7800 एंगस्ट्रॉम या 780 नैनोमीटर, ठीक है। फिर हम बात करें कि सर सबसे कम तरंगदैर्घ्य कौन से रंग का होता है, तो मैं कहूंगा बैंगनी रंग का। कितना होता है, 3800 एंगस्ट्रॉम या फिर हम बोल देंगे 380 नैनोमीटर। दोस्तों खतरे के निशान लाल रंग के होते हैं। खतरे के जो निशान होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। उसका भी रीजन यही है कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे ज्यादा होता है, अर्थात लाल रंग का प्रकीर्णन वायुमंडल में सबसे कम होता है। इस कारण लाल रंग से चलने वाली किरणें ज्यादा से ज्यादा हमारी आंखों तक पहुंच पाती है। तो यहाँ हमने चर्चा की अपवर्तनांक को लेकर के। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो फर्स्ट माध्यम में वेग और दूसरे माध्यम में वेग का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। याद रखें दोस्तों, ये भी वेग है, ये भी वेग है, इसका भी मात्रक मीटर बट्टा सेकेंड, इसका भी मात्रक मीटर बट्टा सेकेंड है। तो याद रखेंगे कि जो अपवर्तनांक होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि है। याद रखेंगे अपवर्तनांक किस प्रकार की राशि है, तो हम बोलेंगे अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि है, क्योंकि ये दो वेगों का अनुपात है। तो यहाँ भी मीटर बट्टा सेकंड से मीटर बट्टा सेकंड कट जाएगा, तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे उल्टा बोल गया मैं, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। अपवर्तनांक उल्टा होता है दोस्तों। अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूं कि अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका होगा, तो अपवर्तनांक होगा सबसे ज्यादा बैंगनी रंग का, सबसे ज्यादा होगा बैंगनी रंग का। याद रखेंगे दोस्तों, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक कौन से रंग का होता है, तो मैं कहूंगा बैंगनी रंग का। सबसे कम अपवर्तनांक कौन से रंग का, अगर मैं बात करूं कम की, तो सबसे कम बनेगा दोस्तों लाल रंग का। तो ये बात आप दोनों याद रखेंगे। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों अपवर्तन के उदाहरणों को लेकर कि अपवर्तन की रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है।
हमें दैनिक जीवन में अपवर्तन के उदाहरण कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो इसका प्राकृतिक उदाहरण है आकाश में तारों का टिमटिमाना। आकाश में तारों का टिमटिमाना। ठीक है, आकाश में तारों का टिमटिमाना किसके द्वारा संभव हो पाता है? अपवर्तन की वजह से। किस तरीके से टिमटिमाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई देती है? जब उस वस्तु से चलने वाली किरणें हमारी आंखों तक पहुंच पाती है। किसी भी वस्तु के दिखाई देने का कारण है उस वस्तु से चलने वाली किरणों का हमारी आंखों तक पहुंच पाना। तारे हमें दिखाई देने के कारण तारों से चलने वाली किरणें हमारी आंखों तक पहुंच रही है, तभी हमें तारे दिखाई दे रहे हैं। तो वायुमंडल में क्या है? खूब सारी परतें हैं, कई सौरमंडल है, तो कई समता मंडल है, तो कई आयन मंडल है। वायुमंडल में अलग अलग परतों का घनत्व अलग अलग होता है, या फिर मैं यूं कहूं कि अलग अलग परतों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो जब तारों से चलने वाली किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती है तो कभी तो प्रकाश किरण का, तारों से चलने वाली प्रकाश किरणों का वेग बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा। तो कभी विरल माध्यम से कभी सघन माध्यम में जाएगी, कभी सघन से विरल में जाएगी, फिर कभी विरल से सघन में जाएगी। तो इस तरीके से हमारी आंखों तक आकर पहुंचती है। ऐसे कभी विरल से सघन, कभी सघन से विरल, कभी सघन से विरल, इस प्रकार से हमारी आंखों तक आकर पहुंचती है। तो हमें तारा जो है ऐसे झिलमिलाता हुआ प्रतीत होता है। तो आकाश में तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना पर आधारित है? अपवर्तन की घटना पर आधारित है। दूसरा अगर मैं बात करूं, जो हमारे दिन छोटे बड़े होते हैं, दिन की लंबाई में वृद्धि, दिन की लंबाई में वृद्धि। देखा होगा सर्दियों में हमारे यहाँ भारत में सर्दियों में रात छोटी होती है, गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो यह किसके कारण पॉसिबल हो पाता है? यह भी अपवर्तन की वजह से संभव हो पाता है। सूर्य उदय होने से हमें 2 मिनट पहले दिख जाता है। सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले हमें दिखाई दे जाता है और अस्त होने के 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता रहता है। तो इस वजह से अपवर्तन के कारण एक दिन की लंबाई में कुल मिलाकर 4 मिनट की वृद्धि होती है। 2 मिनट पहले दिखाई देगा और 2 मिनट बाद तक दिखाई देगा। तो अपवर्तन के कारण दिन की लंबाई में वृद्धि होती है। कितना मिनट की वृद्धि होती है दोस्तों? तो मैं कहूंगा कि अपवर्तन के कारण दिन की लंबाई में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। फिर हम बात करें, अगर आप किसी द्रव के पेंडे में अगर आपको सिक्का रख दो, दोस्तों द्रव पारदर्शी होना चाहिए। पानी, उदाहरण की अगर बात करें, पानी द्रव पारदर्शी होना चाहिए। अगर मैं किसी द्रव में, पानी में अगर सिक्का रख दूं किसी बर्तन में और उसमें पानी भर दूं और उसको मैं अगर थोड़ा साइड से देखूं तो सिक्का मुझे ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो किसी द्रव से भरे हुए पात्र के पेंडे में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, वो भी किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है। साथ ही साथ जो अगर आप उसी पात्र में अगर आप पेंसिल रख दो, द्रव से भरे हुए पात्र में पेंसिल रख दो या कोई लोहे की छड़ वगैरह रख दो, तो वो भी हमें टूटी हुई दिखाई देती है। अगर हम थोड़ा पानी को हमसे दूर रखें बाल्टी को, ठीक है, और उसमें छड़ डाल दें या कोई पेंसिल डाल दें तो उसका हमें मुड़ी हुई दिखाई देना, वो भी किसका उदाहरण है? तो हम कहेंगे वो भी अपवर्तन का उदाहरण है। लेकिन याद रखें दोस्तों, पानी के अंदर वायु के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, पानी के अंदर वायु के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। पानी में वायु के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, ये किस प्रकार की घटना है? ये किस पर आधारित है? तो हम कहेंगे ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। तो यहां हमने चर्चा की दोस्तों, अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन होता क्यों है, अपवर्तन का कारण क्या है, साथ ही साथ अपवर्तन के नियम क्या है और अपवर्तन की रियल लाइफ एप्लीकेशन, मतलब अपवर्तन के उपयोग क्या है। आपको दो एक छोटी छोटी बातें और ध्यान रखनी है कि जो अपवर्तन की जो घटना होती है, इसमें तरंगदैर्घ्य, चाल और तरंगदैर्घ्य, चाल और एक टर्म आती है आपके पास, तरंगदैर्घ्य, चाल और एक टर्म और है। देखिए इसमें आवर्ती जो है वो आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। अपवर्तन की घटना में आवर्ती जो है वो अपरिवर्तित रहती है,
ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो तीनों राशियां हैं ये तीनों तो होती है परिवर्तित, तीनों राशियां होती है परिवर्तित। अपवर्तन की घटना में कौन कौन सी राशियां परिवर्तित होती है? परिवर्तित होने का मतलब यह है कि अपवर्तित किरण की तरंगदैर्घ्य भी बदलेगी, उसकी चाल भी बदलेगी और उसकी तीव्रता भी बदलेगी। अपवर्तित किरण और आपतित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण में ये तीनों चीजें अलग अलग होगी, ये तीनों चीजें बदल जाती है। तरंगदैर्घ्य, चाल और तीव्रता ये तीनों परिवर्तित होती है माध्यम के अकॉर्डिंग कि किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, जबकि अपवर्तन की घटना में आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। याद रखना दोस्तों, अपवर्तन की घटना में केवल एक ही राशि है जो अपरिवर्तित रहती है। देखो ऐसे याद रह जाएगा, अपवर्तन में आवर्ती अपरिवर्तित रहती है, अपवर्तन में आवर्ती नहीं बदलती है। जैसे आपको बोल दे कि यदि अपवर्तन की घटना में आपतित किरण की आवर्ती यदि 10 हर्ट्ज है तो अपवर्तित किरण की आवर्ती क्या होगी, तो हम कहेंगे 10 हर्ट्ज ही होगी। तो याद रखेंगे अपवर्तन की घटना में आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। बदलने वाली राशियां कौन कौन सी है, तो अपवर्तन की घटना में तरंगदैर्घ्य बदलेगा, चाल बदलेगा और क्या बदलेगी, हमारे पास तीव्रता बदलेगी। ठीक है दोस्तों, जबकि हमने पिछले वीडियोस के अंदर परावर्तन में चर्चा की थी, परावर्तन में आवर्ती, तरंगदैर्घ्य और चाल तीनों अपरिवर्तित रहते हैं। परावर्तन में केवल क्या बदलती है, तीव्रता। प्रकाश के परावर्तन की घटना में केवल तीव्रता बदलती है, बाकी आवर्ती, तरंगदैर्घ्य और चाल तीनों सेम रहते हैं। जबकि अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन में ये लाइन याद रख लो दोस्तों, आप इसको थोड़ा सा गौर कर लो इसके ऊपर कि अपवर्तन में आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने चर्चा की अपवर्तन को लेकर। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल फिजिक्स बाय गोविंद मारवाल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।